Hello, very good afternoon to all of you students. Welcome to Teacher Select Academy. I am your host, your teacher, your guide, your mentor, Dr. Gufran. Today, we will discuss the further videos and further topic related to cognitive development theory of Piaget. स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल जो पियाजे की चर्चा हुई थी उसमें डिस्कशन के बाद हम लोग स्टेज 1 तक जो 4 स्टेज हैं हमें पढ़ना है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 स्टेज के बारे में पढ़ना था, जिसमें कल एक स्टेज को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। उसके 6 सब पॉइंट्स को भी हमने देखा, डिस्कस किया। और आज बारी है, हम स्टेज 2 की तरफ चलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसका नाम है। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेज 2 में हम प्री ऑपरेशनल की चर्चा करेंगे और प्री ऑपरेशनल थॉट होता क्या है, ज़रा सा उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। प्री ऑपरेशनल थॉट इज़ एनी प्रोसीजर फॉर मेंटली एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। एक प्रोसीजर है प्री ऑपरेटरी जो थॉट है या प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो ये जो थॉट डेवलप हो रहा है, ये एक तरह का प्रोसीजर है, एक संक्रिया है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पर मेंटली एक्ट करते हैं, यानी मानसिक रूप से किसी चीज़ पर काम करते हैं। द हॉलमार्क ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज स्पार्स एंड लॉजिकली इनएडिक्वेट मेंटल ऑपरेशन। इसकी सबसे प्रमुख बात ये हो सकती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की कि इसमें बच्चे लॉजिकली या मेंटल ऑपरेशन के साथ किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि इतनी उम्र नहीं होती। प्री ऑपरेशनल स्टेज महज 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच पाई जाती है और इसमें लॉजिकली किसी चीज़ को, किसी मेंटल ऑपरेशन को समझने की उनके पास क्षमता नहीं होती, इनएडिक्वेसी पाई जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, ज़रा सा उसकी चर्चा कर ले। चाइल्ड लर्न्स टू यूज एंड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट बाय इमेजेस, वर्ड एंड ड्राइंग। बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट को प्रस्तुत किया जाए, किसी इमेज को दिखाया जाए, वर्ड्स को, ड्राइंग को देख देख के समझते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के किताब में आप अक्सर देखते होंगे रिटेन तथ्य कम होते हैं और फिगर्स बड़े बड़े होते हैं। जैसे जब वो 3 या 4 साल का होता है, प्ले स्कूल वगैरह में जाना शुरू करता है, तो उसको बुक्स जो दिए जाते हैं, ए फॉर एप्पल लिखा जाता है। पता है, एप्पल इतना छोटा सा लिखा होता है कहीं भी जगह, उसकी फिगर इतनी बड़ी सी बनी हुई होती है कि पूरे पेज को कवर करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उस इमेज के माध्यम से अभी सीख सकते हैं इस एज में, इसलिए ऐसा किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, चाइल्ड इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंसेप्ट एज वेल एज मेंटल रीजनिंग एंड मैजिकल बिलीफ। बच्चों के पास अपने कुछ स्टेबल कंसेप्ट होते हैं। स्टेबल कंसेप्ट का मतलब जो एक माइंड मेकअप होता है वो होता है, लेकिन उनमें किसी चीज़ को रीजनिंग करने की या मैजिकल बिलीफ करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को जादू की तरह मान लेते हैं। अगर कहो कि हाँ सूरज डूब गई तो वो मानते हैं कि सूरज मर गया। अगर हम उन्हें कहें कि कल वो फिर ज़िंदा हो जाएगा तो वो मान लेते हैं। एक तरह का मैजिकल बिलीफ पे बिलोंग करते हैं छोटे बच्चे। तो धीरे धीरे उनका एक मेंटल कंसेप्ट डेवलप होने लगता है इस चीज़ को लेकर, और जो हम बताते और समझाते हैं वो उसे सही मानने लगते हैं। हम उसे डराते हैं, भूत आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों को लेकर डराते हैं, तो उनका जो कंसेप्ट होता है उन डर के प्रति बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। और कभी कभी चीज़ों को लेकर वो मैजिकल बिलीफ में क्रिएट हो जाता है। हम कभी भी बंदर आ जाएगा, तुम्हें उठा के ले जाएगा, कौवा काट लेगा, इस तरह के डराने वाली बातें बच्चे को बोलते हैं। भूत आ जाएगा, जल्दी से सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। पुराने ज़माने की बात है गब्बर वाली। चाइल्ड हाउएवर इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म ऑपरेशन। बच्चों में ऑपरेशन यानी संक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है। टास्क दैट द चाइल्ड कैन डू मेंटली रादर देन फिजिकली। बच्चे कुछ टास्क को मेंटली कर सकते हैं, काम को कर लेते हैं, फिजिकली कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि सोच जरूर लेता है कि मैं ये काम कर लूँगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ देखता है तो सोचता है मैं इसे उठा लूँ, लेकिन जब वो उठाने जाता है, फिजिकली उस पर काम करने जाता है, तो पता चलता है ये तो उसकी औकात से बाहर है, उससे नहीं उठेगी। तो कई बार वो मेंटली उस चीज़ को, उस काम को सोच लेता है कि मैं करूँगा, लेकिन फिजिकली उससे हो नहीं पाता।
थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक। यहाँ ईगोसेंट्रिक को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिक को समझना। बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का ये मतलब कभी नहीं होता कि वो सेल्फिश होता है। ईगोसेंट्रिक इज़ डिफरेंट थिंग एंड सेल्फिश होना बहुत डिफरेंट है। ईगोसेंट्रिक का मतलब बच्चे इस उम्र में हर चीज़ को सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उसे दूसरों से मतलब नहीं होता। यही होता है ईगोसेंट्रिक होना। और ये इसको ईगोसेंट्रिसिज्म को यहाँ पे हम सेल्फिशनेस नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्फिश होना बहुत डिफरेंट चीज़ है। सोच समझ के किसी गलती को परफॉर्म करना एक उम्र के बाद, वो सेल्फिशनेस होती है। लेकिन बच्चे जो करते हैं उसे ईगोसेंट्रिक कहा जाता है, जो 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। दूसरों के व्यू पॉइंट को कोई बच्चा एक्सेप्ट कर ले, बड़ी मुश्किल काम है ये। आप क्या सोचते हैं वो आप जाने, लेकिन बच्चे हर चीज़ को अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार अटेन करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, फिर उसे समझते हैं। वो दूसरों के व्यू पॉइंट, आप उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं ये आप समझें, उसे छोटे बच्चे को लेना नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं है। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 तरह के और स्टेज डेवलप होते हैं। सब स्टेज जिसे कहा जा सकता है द सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, और दूसरा है इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। अब ये दोनों क्या है, ज़रा से इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले। सिंबॉलिक फंक्शन का मतलब क्या? सिंबॉलिक फंक्शन भी इसी एज ग्रुप का है, 2 से 7 वर्ष में ही, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। जब बच्चा 2 से 4 साल का होता है, किड्स कैन नॉट येट मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल वेज। बच्चे इन्फॉर्मेशन को न ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, न मैनिपुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना यानी रूपांतरण करना, और मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसमें जोड़ तोड़ करके अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ करके उसे प्रस्तुत करना। तो 2 से 4 वर्ष के बच्चों में ये क्षमता मैनिपुलेट करने की और ट्रांसफॉर्म करने की नहीं होती है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल तौर पर चेंज करके उसे प्रस्तुत नहीं कर पाते। बट दे नाउ कैन थिंक इन इमेजेज एंड सिंबल। लेकिन वो इमेज और सिंबल के माध्यम से उसे समझ सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। द चाइल्ड इज एबल टू फॉर्मुलेट डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट। बच्चों में ये क्षमता ज़रूर होती है कि कुछ डिज़ाइन, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ डिज़ाइन भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं माइंड में, जबकि वो उसे कभी देखे नहीं होते या उनके सामने वो प्रेजेंट नहीं होता। उन सब चीज़ों के, जैसे भूत का एक इमेज माइंड में सेट कर लेते होंगे कि भूत कैसा होता है, एक डर, उसकी शक्ल कैसी होगी, एक इमेज माइंड में सेट कर लेते हैं। किसी अननोन चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अपनी एक कंसेप्ट उसके प्रति डेवलप कर लेते हैं, यानी कि वो वस्तु प्रेजेंट हो या ना हो, उनको उन्होंने देखा हो कभी नहीं देखा हो, लेकिन उसकी डिज़ाइन वगैरह माइंड में एक बार फॉर्मुलेट कर ही लेते हैं। ऑल्दो देयर इज़ एन एडवांसमेंट इन प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस में एक तरह की एडवांसमेंट देखी जाती है, एडवांस होना देखा जाता है। देयर आर स्टिल लिमिटेशंस सच एज ईगोसेंट्रिसिज्म एंड एनिमिज्म। उनकी कुछ लिमिटेशन है जो इस प्रकार हो सकते हैं कि इस उम्र में बच्चे ईगोसेंट्रिसिज्म होते हैं या ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, और दूसरा एनिमिज्म के बारे में चर्चा है। ईगोसेंट्रिसिज्म समझते हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत, अपनी बातें और अपनी चीज़ों तक ही सीमित रहता है, उसे दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, अपनी ज़रूरतें पूरी होने से मतलब होता है, वो ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। और एनिमिज्म का मतलब वो निर्जीव चीज़ों को भी, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको सजीव मान के चलता है। जैसे अगर उसका खिलौना है, डॉल हो, तो वो डॉल को खाना खिलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसके बाल ठीक करती है, उसके शादी भी करवाते हैं, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे और आपकी तरह जीते जागते चीज़ें हैं। कुछ टेडी बियर्स होते हैं, टेडी बियर्स को अगर वो लोग साथ रखते हैं, बिल्कुल साथ लेके सोते हैं, उनका नाम रखते हैं, नाम से बुलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ये जीववाद यानी एनिमिज्म कहलाता है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके खिलौने हैं, उनको भी ये सजीव और जिंदा मान के चलते हैं। मेरे ख्याल से एनिमिज्म आपको समझ में आ गया होगा। एनिमिज्म जीववाद को कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मान के चलते हैं, अपनी तरह जिंदा मान के चलते हैं। ईगोसेंट्रिसिज्म तो मैंने पहले भी बताया, चाइल्ड इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर पर्सन। दूसरों की क्या इच्छा है, क्या पर्सपेक्टिव है, हमारी क्या पर्सपेक्टिव है, इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सिर्फ अपनी ज़रूरतों से मतलब रखते हैं। चिल्ड्रेन टेंड टू पिक देयर ओन व्यू
बच्चे हमेशा अपने व्यू के बारे में बातचीत करते हैं, व्हाट दे सी रेदर देन द एक्चुअल व्यू शोन टू अदर्स। उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों के व्यू क्या हो उसी काम के प्रति, उसी चीज़ के प्रति। एन एग्जाम्पल इज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय पियाजे एंड बारबेल इनहेल्डर। बारबेल इनहेल्डर और पियाजे दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट करके एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। 3 व्यू ऑफ माउंटेन आर शोन एंड द चाइल्ड इज आस्क्ड व्हाट इज ट्रैवलिंग डॉल। एक माउंटेन के, पर्वत के 3 अलग अलग व्यू को प्रस्तुत किया गया और बच्चे से पूछा गया कि एक ट्रैवलिंग डॉल है जो उसमें आप देख रहे हैं, ए ट्रैवलिंग डॉल वुड सी एट द वेरियस एंगल। उसमें एक ट्रैवलिंग डॉल को दिखाया गया है जो डिफरेंट एंगल में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उस पिक्चर में। द चाइल्ड पिक्स देयर ऑन व्यू कंपेयर टू द एक्चुअल व्यू ऑफ द डॉल। बच्चा उसमें अपने व्यू के अनुसार किसी का चयन करता है, तीनों फिगर में से, तीनों इमेज में से। एक्चुअल डॉल का व्यू क्या है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वो एक्चुअली समझ रहा है, जो देख रहा है, जो व्यू उसे चाहिए वो उसे चूज कर लेता है। तो यहाँ वही है कि उसे दूसरों के व्यू से, पर्सपेक्टिव से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहा है, उस पर फोकस करता है। ये होना ईगोसेंट्रिसिज्म कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते देख रहे हैं सिंबॉलिक फंक्शन सब पेज क्या हो सकते हैं। इस तरह की इमेज हो सकती है जो पर्वत में आप देख रहे हैं, पर्वत के अलग अलग। तो बच्चा इसमें किस इमेज को, मतलब कौन सा व्यू उसे पसंद है वो उसे चूज करता है और फिर प्रस्तुत करता है। तो इसे सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज के नाम से जाना जाता है। एनिमिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मान के चलते हैं। एनिमिज्म इज द बिलीफ दैट inanimate objects are capable of action and have लाइफ लाइक क्वालिटीज़। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनमें जीवन वाली बातें हैं, जीवन वाले गुण हैं। एन एग्जाम्पल, चाइल्ड इज़ बिलीविंग दैट द साइड वॉक वॉज मैड एंड मेड देम फॉल डाउन। उन्हें ऐसा लगता है कि साइड में चलना पागलपन है और उस तरह करने से वो गिर सकते हैं या फिसल सकते हैं। उनका ये मानना है कि वो किसकी वजह से गिरते हैं, जो साइड वॉक के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाया जाता है ना, पेडेस्ट्रियन टाइप का, तो अगर उस पर चलते हैं किसी कारणवश गिर गए तो वो दोष रास्ते को देते हैं कि इसने मुझे गिराया। छोटे बच्चे को देखते हैं ना आप लोग, अगर गिर गए तो वो कहते हैं ज़मीन को मारो, इसने मुझे गिराया। आप समझ सकते हैं, उसे लगता है कि हर चीज़ में लाइफ लाइक क्वालिटीज़ होती है, उन्हें बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर गिर गया वहाँ चेयर से उसे चोट लगे तो कहते हैं चेयर को मारो, टेबल से चोट लगे तो टेबल को मारो। मतलब जिस चीज़ की वजह से वो गिरे उसे मारो पीटो, उसी ने गिराया है। बच्चों का ये मानना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन वस्तुओं में, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ लाइक क्वालिटीज़ होती है। इसी लाइफ लाइक क्वालिटीज़ को मेंटेन करना जो बच्चों में पाया जाता है वो एनिमिज्म कहलाता है, जीववाद बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज क्या होता है? ये 4 से 7 साल के बीच होता है। चिल्ड्रेन टेंड्स टू बिकम वेरी क्यूरियस। बच्चे इसमें ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। एंड आस्क मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। बिगिनिंग द यूज ऑफ प्रिमिटिव रीजनिंग, और प्रिमिटिव रीजनिंग यानी कि एक ऐसे तर्क का प्रयोग करते हैं जो उन्हें पहले से उस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है और वो ऐसा कल्पनात्मक भी हो सकता है। देयर इज़ एन इमरजेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनिंग। धीरे धीरे उनका तर्क की तरफ रुझान बढ़ते चला जाता है। एंड वांटिंग टू नो वाई थिंग्स आर द वे दे आर। जो चीज़ें हमें जिस रूप में दिखाई देती है वो इसी रूप में क्यों होती है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि कुत्ता को पहली बार कुत्ता नाम किसने रखा, बिल्ली का नाम बिल्ली पहली बार किसने रखा, ये कुत्ते की रचना ऐसी ही क्यों है, ये बिल्ली जैसा क्यों नहीं है, बिल्ले हैं या बिल्ली हैं ये कुत्ते जैसे क्यों नहीं है, कुत्ते की रचना गाय जैसी क्यों नहीं होती। मतलब जो चीज़ जैसा है उससे डिफरेंट हट के सोचते और सवाल करते हैं। पियाजे कॉल्ड इट इंट्यूटिव। पियाजे ने इसे इंट्यूटिव कहा। इंट्यूटिव का मतलब सोचने समझने की अपनी एक क्षमता, अपनी एक तर्क। बिकॉज चिल्ड्रेन रियलाइज दे हैव अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज बट दे आर अनअवेयर ऑफ हाउ दे नो इट। बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इस बात से अनअवेयर है, बिल्कुल जागरूक नहीं है कि वो इन चीज़ों को कैसे जानते हैं।
तो इसमें दो तरह के टर्म आते हैं, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन आर बोथ इन्वॉल्व इन प्री ऑपरेटिव थॉट। बच्चों में सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण की भावना आती है और कंजर्वेशन यानी संरक्षण की भावना का विकास होता है इसके बाद, मतलब इस स्टेज के बाद धीरे धीरे यहाँ से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। आगे हम देखेंगे पियाजे के कंजर्वेशन टास्क, मतलब ये मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाले प्रश्न साइंस में भी आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और चाइल्ड पेडागोगी में पॉसिबिलिटी है। साइंस में ये बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, पियाजे के कंजर्वेशन टास्क से रिलेटेड, मैथमेटिक्स में हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो 2 ग्लास में पानी डाला गया है इक्वल है बिल्कुल। अब फर्स्ट वाली इमेज को हम देख रहे हैं, सेकंड वाला को नहीं। फर्स्ट वाली इमेज में 2 ग्लास में इक्वल लिक्विड भरे हुए हैं। इसमें से 1 ग्लास वाले लिक्विड को इस सिलेंड्रिकल इसमें डाल रहे हैं, अगर इस वेसल में अगर डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पानी की मात्रा तो वही है, गिलास में जितना है दोनों इक्वल है, लेकिन इस फिगर के चेंज होने की वजह से, सिलेंड्रिकल होने की वजह से इसमें इसका लेवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है ग्लास की तुलना में। सेकेंड वाले इमेज में देख सकते हैं। तो बच्चे से पूछा जाता है कि इसमें ज़्यादा पानी किस में है, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं वो ज़्यादा पानी किस में बताएगा, वो कहेगा सी में, सी वाले वेसल में पानी ज़्यादा है, बल्कि मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ फिगर में, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। यही समझ पाना कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि कंजर्वेशन में मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता, फंडामेंटल चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 गिलास पानी है तो वो 1 गिलास है, लेकिन उसकी बाहरी रूपरेखा और उसकी आकृति में परिवर्तन संभव हो सकता है, लेकिन उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही कंजर्वेशन यानी संरक्षण कहलाता है। यानी कि इसे याद रखने का अच्छा तरीका हो सकता है कि मूल में परिवर्तन हुए बिना अपनी आकृति रूपरेखा में अगर कोई परिवर्तन हो किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वही कंजर्वेशन कहलाता है। और ये कंजर्वेशन बच्चों में डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, स्टेज 3 में आते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पीछे हमने जितने चीज़ों की चर्चा की वो प्री ऑपरेशनल में आते हैं। जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, आप वीडियो को, इन तथ्यों को 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन वगैरह जब आप देखेंगे प्रीवियस, तो आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उसे, और कंसेप्ट आपकी काफ़ी अच्छी तब तक बन चुकी होगी। स्टेज 3 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। इसमें बच्चे अपने तर्क का इस्तेमाल करना उचित रूप से शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस काल में, इस एज में, द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस बिकम मोर मैच्योर एंड एडल्ट लाइक। उनके थॉट प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, और वो एडल्ट की तरह यानी बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है बच्चों में देख लीजिए। कंजर्वेशन बिल्कुल डेवलप हो चुका होता है, समझ आ जाता है कि दोनों की मात्रा समान है, भले ही आकृति में कोई परिवर्तन हो या ना हो। लेकिन पीछे वाले में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, उन्हें कंजर्वेशन की समझ नहीं आती है। डिसेंटरिंग यानी किसी चीज़ का केंद्र एक न होकर केंद्र अनेकों हो सकते हैं, उससे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, किसी एक तथ्य पर न होकर, यहाँ देख रहे हैं आप 8-9 सब पॉइंट्स को डाला गया, तो मैंने इसको सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज कर दिया। इंडिया में पावर्स भी क्या है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। विकेंद्रीकरण करना कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण का गुण भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का होता है। रिवर्सेबिलिटी आ जाती है बच्चों में। रिवर्सेबिलिटी कहने का मतलब चीज़ों को वापस रिवर्स करके करने के, प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे से पूछिए कि 5 + 4 कितने होते हैं, तो वो ऐड करके बताएगा 5 के बाद 6, 7, 8, 9, आंसर 9 होता है। फिर उससे सवाल पूछेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि 4 में 5 जोड़े तो कितना आएगा, तो फिर वो वापस ऐड करता है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, आंसर देता है 9। लेकिन आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यही क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे कि 4 + 5 कितना होगा, तो वो कहेगा 9। दूसरी बार फिर वही क्वेश्चन पूछिए कि इसी तरह 5 और 4 मिलके कितने होंगे, तो कहेगा क्यों एक ही सवाल बार बार पूछ के पका रहे हो। मीन्स दे हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड रिवर्स एबिलिटी।
बच्चों के पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये समझ डेवलप हो जाती है और वो रिवर्स एबिलिटी को प्रेजेंट करने लगते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। a और b आपस में बराबर हैं, b और c आपस में इक्वल हैं, तो a और c भी आपस में इक्वल होंगे, इतनी समझ उनमें आ जाती है। सीरिएशन यानी क्रम को, सीरीज़ को समझने लगते हैं, इसमें ट्रांजिटिविटी को समझने लगते हैं, क्लासिफिकेशन को समझने लगते हैं, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म यहाँ ख़त्म होने लगता है, एलिमिनेट होने लगता है, और लॉजिकली चीज़ों को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो चीज़ों को लॉजिकली प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं आगे कंजर्वेशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्दो एन ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस चेंज, मतलब उसकी रूपरेखा, ऑब्जेक्ट अपीयरेंस चेंज, इट स्टिल स्टे द सेम क्वांटिटी, उसकी मात्रा वही रहती है, अपीयरेंस बदल जाती है, जैसा कि मैंने आपको ग्लास वाला एग्जांपल बताया, वही कंजर्वेशन कहलाती है। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट इट मास, नंबर और वॉल्यूम, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से उसके मास, वॉल्यूम और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एक ग्लास वाटर है तो एक ग्लास ही रहेगा, भले ही उसे किसी और इमेज, किसी और स्ट्रक्चर में हम उसे पोर करें, डाल दें, लेकिन उसके मास, नंबर और वॉल्यूम हमेशा सेम रहते हैं। यही है कंजर्वेशन। ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। डिसेंटरिंग करने का मतलब आपको फिर बता दें, द चाइल्ड नाउ टेक्स इनटू अकाउंट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, किसी एक समस्या के समाधान के लिए अनेकों तरीके से सोचता है, कई सारे सब पॉइंट्स में उसे डिवाइड करके एनालाइज करके कोशिश करता है उसे समझने की, तो वो डिसेंटरिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख ले, द चाइल्ड विल नो लॉन्गर परसीव एन एक्सेप्शनली वाइड बट शॉर्ट कप ऑफ कंटेन लेस देन अ नॉर्मली वाइड टॉलर कप। एग्जाम्पल वही है कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करके अपनी एक परसीवनेस, अपनी एक सोचने समझने की क्षमता, परसीव करने की क्षमता को डेवलप करता है और उसे डिसेंटरिंग करके अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है, उसके कई एस्पेक्ट के बारे में सोचता है और तब किसी समस्या का समाधान कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया कि किसी चीज़ को अपने तरीके से करके और फिर उसे वापस प्रस्तुत करने की क्षमता रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट हीज और हर फेवरेट बॉल दैट डिफ्लेक्ट्स इज नॉट गॉन एंड कैन बी फिल्ड विथ एयर एंड पुट बैक इनटू प्ले अगेन। उसे ऐसा लगता है कि उसका फुटबॉल ऐसा है कि एक बार अगर उसमें से हवा निकल जाए तो ऐसा नहीं कि वो फुटबॉल अब किसी काम का नहीं रहा, हम उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फिर से एयर फिल करके, बच्चे का मानना है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी, द चाइल्ड रियलाइज दैट अ बॉल ऑफ क्ले का जो बॉल होता है, क्ले वगैरह समझ रहे हैं ना, मिट्टी का बना हुआ है इस तरह का कुछ, वंस फ्लैटेंड, एक बार अगर वो फूट गया या पिचक गया, कैन बी मेड इनटू ए बॉल ऑफ क्ले अगेन, हम उसे दोबारा वैसा दूसरा बॉल बना सकते हैं। ये होता है रिवर्सिबिलिटी को देखना। सीरिएशन क्या है? एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए ऑर्डर, क्रम में तथ्यों को शेप, साइज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सीरीज में करना, ऑर्डर में करना, सीरिएशन कहलाता है। ट्रांजिटिविटी क्या है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप एमॉन्ग वेरियस थिंग्स इन अ सीरियल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर में अलग अलग चीज़ों के जो रिलेशनशिप है उसको रिकॉग्नाइज करना या उसे समझ पाना, अलग अलग चीज़ों के बीच आपस में क्या रिलेशन है उसको समझना ट्रांजिटिविटी कहलाती है। जैसे व्हेन टोल्ड टू पुट अवे हिज बुक्स अकॉर्डिंग टू हाइट, जैसे कहा जाता है कि अपनी किताबों को हाइट के अकॉर्डिंग अलमारी में सजा के रखो, और बच्चा रिकॉग्नाइज करता है हाइट के हिसाब से कौन सी बुक पहले रहेगी, उसके बाद जो छोटी बुक्स हैं वो उसके बाद वैसे ही रिकॉग्नाइज करके सजाई जाए, तो वो ट्रांजिटिविटी कहलाती है। ये सब किसके गुण हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के, भूलना नहीं है, हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एबिलिटी टू नेम एंड आइडेंटिफाई ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस, साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एबिलिटी बच्चों में आ जाती है कि वो नाम के साथ सेट्स को आइडेंटिफाई करता है जो उसके अपीयरेंस, साइज़ या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हो सकते हैं, और उनमें जो नए कंटेंट्स होते हैं उनको उनके अपीयरेंस के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किस सेट में डाले क्लासीफाई कर पाते हैं बच्चे, यानी क्लासिफिकेशन करने की क्षमता। ऐसे सीटेट में कई बार क्वेश्चन आए कि बच्चों में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने का गुण किस पियाजे के अनुसार किस स्टेज में डेवलप होता है, तो आपके पास ये आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म,
यानी कि अब वो दूसरों के व्यू और पर्सपेक्टिव को समझने लगा, यानी कि ईगो सेंट्रिसिज्म जो सिर्फ अपने तक, अपने पर्सपेक्टिव तक सीमित थी, अब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव और उसके व्यू को समझने लगा, तो ईगो सेंट्रिसिज्म में एलिमिनेशन होने लगा, उसे कम होने लगा। चाहे वो सही हो गलत हो, बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों के भावनाओं को, चीज़ों को समझने लगता है। चिल्ड्रेन इन दिस स्टेज कैन हाउएवर ओनली सॉल्व प्रॉब्लम दैट अप्लाई टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट। वो समस्याओं के समाधान के लिए एक्चुअल चीज़ों पर काम करना शुरू कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल टास्क को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल टास्क को नहीं लाते, यानी प्रकल्पना इसमें नहीं आता और अमूर्त चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती हैं। जब बच्चा धीरे धीरे चीज़ों के साथ, लोगों के साथ अडॉप्ट होने लगता है, उनके अनुसार सोचने लगता है, तो ईगो सेंट्रिसिज्म का एलिमिनेशन हो जाता है। ईगो सेंट्रिसिज्म धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। स्टेज 3 में देखेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की पूरी चर्चा हो चुकी है। जो उसमें सारे टर्म्स थे वो सब कंक्रीट ऑपरेशनल की चर्चा हुई है। जो अभी स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम मोर लॉजिकल फैशन, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और समस्या समाधान भी डेवलप होने लगता है। चिल्ड्रेन कैन ओनली सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अप्लाई टू कंक्रीट इवेंट, जो ठोस रूप से वस्तुएं दिख रही है उन्हीं पर वो काम करके उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर काम नहीं करते बच्चे। चिल्ड्रेन इन दिस स्टेज कॉमनली एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज विथ फिगरिंग आउट लॉजिक इन दियर हेड्स। हमेशा बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का अनुभव होता है जब वो अपने माइंड में किसी चीज़ को, किसी लॉजिक को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए बहुत ही कठिन अनुभव होता है इस उम्र में। चिल्ड्रेन आर एबल टू इनकॉर्पोरेट इन इंडक्टिव रीजनिंग, बच्चे यहाँ डिडक्टिव थॉट करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डिडक्टिवली चीज़ों को सोचते और समझते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग की कैपेसिटी नहीं होती। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व ड्राइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन दियर ऑन मेक अ जनरलाइजेशन। इंडक्टिव रीजनिंग वो है कि चीज़ों और तथ्यों को समझ कर, देख कर, उसको ऑब्जर्व करके और किसी नतीजे तक, जनरलाइजेशन तक हम पहुँचे, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। डिडक्टिव रीजनिंग विच इन्वॉल्व यूजिंग अ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ट्राई टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट, यानी कुछ तथ्यों को, चीज़ों को समझ के उसके बारे में किसी नतीजे के, उससे होने वाले किसी नतीजे को प्रेडिक्ट करना या उसका भविष्यवाणी करना, ये डिडक्टिव कहलाता है। और किसी तरह का नतीजा अखज़ कर लेना, नतीजा निकाल लेना इंडक्टिव होता है, और नतीजे का भविष्यवाणी करना डिडक्टिव कहलाता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दियर ओन थॉट्स एंड थॉट्स ऑफ अदर, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने लगता है वो अपने सोच और दूसरे के पर्सपेक्टिव वाली सोच को, दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, कितना सही कितना गलत है इस उम्र में। इंक्रीज्ड क्लासिफिकेशन स्किल, क्लासीफाई करने ही लगता है। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। एबिलिटी टू फ्लुएंटली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, गणित की समस्याओं को फ्लुएंटली सॉल्व करने की कोशिश करता है। बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, चाहे वो जोड़ हो घटाव हो, बहुत ही तेज़ी के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। स्टेज 4 वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट स्टेज है। कमेंसेस एट अराउंड 11 ईयर्स ऑफ एज, पुबर्टी कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड। 11 या इसके ऊपर के एज को पुबर्टी कहते हैं। पुबर्टी का मतलब होता है यौवन अवस्था। तो ये एडल्टहुड की ओर धीरे धीरे कंटिन्यू करता है। इंडिविजुअल मूव बियॉन्ड कंक्रीट एक्सपीरियंस, अब ये कंक्रीट एक्सपीरियंस से बाहर निकलता है, मूर्त सोच से बाहर निकल के अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोचने और समझने लगता है। अब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती है जो हमें नज़र से दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, छू के महसूस नहीं कर सकते, जैसे प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, किसी के प्रति दया भावना, जो भी चीज़ें, ये सब अब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। और ठोस रूप में, जैसे क्लासरूम में बेंच मौजूद, इंसान मौजूद है, पेन पेपर पेंसिल, जो भी चीज़ ठोस रूप से मौजूद है वो सब कंक्रीट एक्सपीरियंस है। और जिसे हम देख नहीं पाते फिर भी वो सब चीज़ें होती है, ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। रीजन लॉजिकली एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है उसे लॉजिकली समझ के किसी नतीजे तक पहुँचते हैं। एज वेल एज अप्लाई ऑल दीज प्रोसेस टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और वो हाइपोथेसिस भी बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इंडक्टिव भी सोचता है
और हाइपोथेटिकल भी सोचने लगता है। ये दोनों टर्म को याद रखिएगा। हाइपोथेटिकल यानी कि वो किसी चीज़ के बारे में पहले से एक कल्पना, प्राकल्पना तैयार करता है। जैसे मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग क्लासरूम में जितनी बेहतर तरीके से लर्निंग कर सकते हैं उतनी बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लर्निंग नहीं कर सकते। दैट्स माय हाइपोथेसिस। लेकिन जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया तो मैंने देखा कि नहीं, मेरी ये जो सोच है, मेरी ये जो हाइपोथेसिस है, ये रॉन्ग है। बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो मेरी हाइपोथेसिस यहाँ गलत साबित हो गई। किसी चीज़ के बारे में हम जो पहले से कल्पना तैयार करके रखते हैं वही हाइपोथेसिस कहलाती है। तो बच्चे भी हाइपोथेसिस करने लगते हैं, हाइपोथेटिकल व्यू रखने लगते हैं। जॉब होगा, घर होगा, पैसे होंगे, शादी होगी, मम्मी का ऐसा करना, पापा का वैसा करना। फ्यूचरिस्टिक थॉट हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रेजेंट करता है। आगे बढ़ें। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रायल एंड एरर फैशन। वो चीज़ों को, समस्या का समाधान त्रुटि और प्रयास के माध्यम से करते हैं। एडोलेसेंट्स बिगिन टू थिंक मोर एज अ साइंटिस्ट थिंक। एडोलेसेंट एज में बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक सोच रहा है। डिवाइजिंग प्लान्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह के प्लान बनाते हैं समस्या का समाधान के लिए। सिस्टमेटिकली टेस्टिंग सोल्यूशन, और उसके सोल्यूशन को एक एक करके टेस्ट करते हैं कौन सा ज़्यादा सटीक और सही है। इस उम्र में ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और क्या हो सकता है? दे यूज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, विच मीन्स दैट दे डेवलप हाइपोथेसिस और बेस्ट गेस। एक अच्छी हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं या उनका गेस हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कल्पना पहले से तैयार करना। एंड सिस्टमेटिकली डिड्यूस और कंक्लूड विच इज़ द बेस्ट पाथ टू फॉलो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से वो डिड्यूस कर लेते हैं, उसमें से नतीजे को प्राप्त करने के लिए एक अपना रास्ता बना लेते हैं, और समस्या के समाधान के लिए कौन सा तरीका उनके पास सबसे बेहतर होगा उसका चुनाव कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द एडोलेसेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स एज लव। इस एज में बच्चे लव यानी प्रेम वगैरह के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब कलर, उसके शेड्स के बारे में समझने लगते हैं। लॉजिकल प्रूफ एंड वैल्यूज़, किसी भी चीज़ के प्रूफ के बारे में बात करने लगते हैं, किसी चीज़ के वैल्यूज़ के बारे में, समाज के वैल्यूज़, पढ़ाई लिखाई के वैल्यूज़, बड़े और छोटे, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के वैल्यूज़, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने लगते हैं। यानी इतनी समझ इस स्टेज में हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द यंग पर्सन बिगिन टू एंटरटेन पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर एंड इज़ फैसिनेटेड विथ व्हाट दे कैन बी। इस स्टेज में जो नौजवान लोग होते हैं भविष्य में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ को पहले से ही इंटरटेन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, और वो फैसिनेट हो जाते हैं कि भविष्य में हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी चीज़ों को करें जो वाकई वे सोच रहे होते हैं। जैसे एक अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, माँ बाप की अच्छी खातिरदारी हो जाए, भाई बहन हो, उनकी शादी विवाह, घर के काम, सबसे प्यार मोहब्बत, और भी बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट होकर इस एज में सोचते हैं। एडोलेसेंट है ना, सोचना तो पड़ेगा। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म गवर्न्स द वे दैट एडोलेसेंट थिंक अबाउट सोशल मैटर्स। बच्चे यहाँ सामाजिक प्राणी बन जाते हैं और समाज में चीज़ों को सोचने और करने लगते हैं। एंड हाइटेंड सेल्फ कॉन्शसनेस इन देम, बच्चों में सेल्फ कॉन्शसनेस डेवलप हो जाता है। एज दे आर विच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर सेंस ऑफ पर्सनल यूनिकनेस एंड इनविंसिबिलिटी। बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी काम के होने में उनकी राय भी लेना ज़रूरी है। वो भी यहाँ यूनिक माने जाते हैं। इनविंसिबिलिटी उनमें भी है, यानी वो क्षमता जिससे वो अपनी राय, अपनी बातों से दूसरे को मना सके, ये क्षमता होती है। तो बच्चे ऐसा एडोलेसेंट एज में आके सोचने लगते हैं कि उनकी राय इम्पोर्टेंट हो गई है, उनका प्रेजेंस कहीं इम्पोर्टेंट है, हर जगह उनसे कुछ पूछा जाए, राय लिया जाए, उन्हें ये महसूस होने लगता है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म कैन बी डिसेक्टेड इनटू टू टाइप्स। एडोलेसेंट में ईगोसेंट्रिज्म में इसे दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है सोशल थिंकिंग में। एक इमेजिनरी होता है और दूसरा पर्सनल फाइबल होता है। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होते हैं? जो बिहेवियर वगैरह को ध्यानपूर्वक बिहेवियर वगैरह को समझे, किसी के बिहेवियर को देखकर इमेजिनरी ऑडियंस में चले जाते हैं। जैसे वो सोचता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैं बड़ा आदमी बन गया तो लोग मुझसे मिलने आया करेंगे, मेरे लिए लोगों से मिलने के लिए लाइन लगी रहेगी, मैं किसी पार्टी फंक्शन में जाऊंगा, लोग इंतज़ार करेंगे, इस तरह की इमेजिन करता है चीज़ों को। पर्सनल फाइबल क्या होते हैं? विच इन्वॉल्व एंड एडोलेसेंट सेंस ऑफ पर्सनल यूनिकनेस एंड इनविंसिबिलिटी। बच्चों में, एडोलेसेंट में ये चीज़ें पाई जाती है
कि पर्सनल यूनिकनेस, यानी अपने आप को वो दुनिया में यूनिक मानते हैं और बहुत ही ऊर्जावान मानते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ उन्हीं के मुताबिक हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस थ्योरी का क्या हो सकता है? पेरेंट्स कैन यूज पियाजे थ्योरी व्हेन दे डिसाइडिंग हाउ टू सपोर्ट व्हाट टू बाई इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन ग्रोथ। इससे गार्जियन को डिसाइड करने में बिल्कुल मदद मिलती है कि बच्चों को कैसे सपोर्ट करें, क्या उनके लिए खरीदे, बच्चों का ग्रोथ कैसे हो, किस रूप में उसे सपोर्ट कर सकते हैं। इस थ्योरी से मदद मिलती है, क्योंकि हर स्टेज में क्या करना चाहिए, बच्चे क्या सोचते करते हैं, ये गार्जियन को एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। टीचर्स को भी अच्छा नॉलेज हो जाता है। टीचर्स कैन यूज दियर दिस व्हेन डिस्कसिंग वेदर द सिलेबस सब्जेक्ट आर सुटेबल फॉर द लेवल ऑफ स्टूडेंट और नॉट। टीचर्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि जो टॉपिक, जो कंटेंट हम आज इस सिलेबस में शामिल करने जा रहे हैं, क्या इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये कंटेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। पियाजे की इस थ्योरी से उन्हें मदद मिलती है इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में कि इसे सेलेक्ट करें या ना करें। टीचर्स हु वर्क विथ चिल्ड्रेन इन बोथ द प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुड एडॉप्ट सुटेबल एकेडमिक एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड टू चिल्ड्रेन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एबिलिटीज़। यानी जो टीचर बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ाते हैं, उन्हें बिल्कुल एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल सूटेबल रखना चाहिए, एडॉप्टेबल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्सपेक्टेशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जितने बच्चे हैं सबसे उम्मीद लगा ले कि सबका 95% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। नहीं, जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी औकात है, वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बस हमें उन चीज़ों को एडॉप्ट करना है। सुटेबल एकेडमिक एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। द नीड फॉर एजुकेटर टू इंडिविजुअलाइज एंड अडॉप्ट एप्रोप्रिएट एकेडमिक एक्सपेक्टेशन अपीयर्स टू बी मोस्ट रिलेवेंट फॉर चिल्ड्रेन एट द फर्स्ट ग्रेड लेवल। एजुकेटर जितने भी होते हैं उनको बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से यह चीज़ें जानना और समझना है कि जो उचित तरीका है एकेडमिक एक्सपेक्टेशन का, जो सही होता है, बच्चे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपने एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ग्रेड लेवल मतलब कितने % के बच्चे हो सकते हैं, कौन अपना आईक्यू हाई रखता है, कौन लो रखता है, कौन क्या मार्क्स हासिल किया, तो टीचर्स को भी इससे बहुत गाइड मिलता है। सब बच्चों को वो एक जैसा बनाने के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का मौका प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। चारों स्टेज की चर्चा हो गई, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। हम उस माइलस्टोन को कंप्लीट कर ही लेंगे, वक्त धीरे धीरे निकलता चला जाएगा तब तक। तो बाय बाय, थैंक यू।